करते हैं। दोपहर 1:50 पर उत्तरकाशी के धराली में बादल फटा और उससे तबाही ही तबाही। उत्तरकाशी में बादल फटने से अब तक 4 लोगों की मौत की खबर, 50 से ज्यादा लोग लापता होने की खबर आ रही है। घटना स्थल पर राहत बचाव का काम शुरू हो गया है। आईटीबीपी की 3 टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी, वायुसेना सभी जुट गए हैं। तो आपको हम दिखा रहे हैं तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरें मेरे साथ भी इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये है खीर गंगा नदी का ये रास्ता जो आप पूरा देख रहे हैं। ऊपर से बादल फटने के बाद ये जितना भी आप ये धुआं देख रहे हैं ये अपने अंदर मलबा गाद लेकर आए। पहले यहाँ पे तस्वीरें देखिए, ये बिल्डिंगें हैं, ये होटल हैं, ये सारे के सारे पानी का तेज प्रवाह, पत्थर आए एक साथ और इस पूरे को लेकर ही चले गए। इसमें कितने लोग थे कुछ नहीं पता। आपको मैं एक बार फिर से तस्वीरें आएंगी तो इन तस्वीरों में और भी चीजें दिखाऊंगा। देखिए करीब करीब पूरा इलाका, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, गौर से देखिए यहाँ पर ये तस्वीरें। और ये देखिए लोग भाग रहे हैं, ये कार वाला तेजी से कार निकाल कर यहाँ पर ले गया है। लोग जो भाग रहे हैं देखिए ये बचने की कोशिश कर रहे हैं लोग यहाँ पर, और तब तक इसमें से 5 से 6 लोग इसी में मलबे में दब जाते हैं। ये है सबसे डरावना रूप। पूरा धराली गांव का मार्केट है और ये आया खीर गंगा नदी से मलबा। पहले अब मलबा देखिए कितनी तेजी के साथ ये मलबा यहाँ पर आ रहा है जो हम आपको इस वक्त घेरे में दिखा रहे हैं। ये वो चीज है जो सबसे ज्यादा बादल फटने के बाद तबाही लाती है, सबसे ज्यादा बादल फटने के बाद हालात को यहाँ पर खराब कर देती है और बिगाड़ देती है। ये तस्वीरें पूरी की पूरी धराली गांव, धराली बाजार के आसपास की तस्वीरें, और पानी कुछ इस तेजी के साथ यहाँ पर आया है जिससे यहाँ पर स्थितियां खराब हुई हैं। अरे बहन, अरे बाप रे। तो चलिए हम आपको तस्वीरें अब बड़ी स्क्रीन पर भी यहाँ पर तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, ये पूरा का पूरा गोल घेरे में आप देखिए, ये है वो तबाही जो धराली में हुई है। उत्तरकाशी जहाँ ये तबाही हुई है गंगोत्री के धाम से थोड़ा पहले ही है। मतलब ये रास्ता है गंगोत्री की तरफ जाने का, इसके थोड़ा आगे जाके यमुनोत्री के लिए भी रास्ता कटता है और 4 धाम यात्रा भी चल रही है। तब यहाँ पर बादल की तबाही हुई है। और ये पूरा का पूरा खीर गंगा नदी का रास्ता, ये सारा जो धुआं आप देख रहे हैं, ये मलबा, पत्थर, गाद जब आ रहे थे तब यहाँ पर ये स्थिति होती हुई दिखाई पड़ रही थी। हम और भी तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाएंगे और उन तस्वीरों से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये तबाही उतनी छोटी नहीं है जितनी महज इस बादल फटने की तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। ये तबाही उससे कई बड़ी तबाही। अब इसमें देखिए, एरो के निशान पर जाइएगा, यहां देखिए किस तरीके से गाड़ी यहां पर है, गौर से देखिए, लोग भाग रहे हैं यहां पर और ये लोगों के भागने के साथ साथ एक कार तेजी के साथ आगे निकली, तब तक इतने लोगों को चपेट में ले लिया गया। ये होटल हैं सारे के सारे, ये जो आप देख रहे थे पूरा का पूरा गुबार, ये होटल है वहां के, क्योंकि नजदीक है गंगोत्री धाम से यहां पर, और ये सब कुछ लेकर चला गया। एक बार फिर से देखिए आप तस्वीरों में, इसको फिर से देखिए, अब आप समझेंगे। ये लोग यहां दौड़ रहे हैं, देखिए कार तेजी के साथ उधर निकलती हुई चली गई और ये लोग जो यहां पर हैं ये फंस गए सारे के सारे लोग यहां पर, और वो सब इस मलबे की चपेट में आ गए। कितने लोग इन होटलों में थे, कितने लोग इन घरों में थे, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये घटना एक बड़ी त्रासदी की तरह है, याद दिला रही है उत्तराखंड के केदारनाथ धाम त्रासदी की। तो हम लगातार तस्वीरों में इस वक्त दिखा रहे हैं कि क्या हालात। उस घटना के 10 मिनट के अंदर मौके पर सेना पहुंच गई। 150 सेना के जवान राहत बचाव के काम में जुटे हुए हैं। 20 से ज्यादा लोगों को मलबे से निकाल लिया गया। ये एक बहुत अच्छी खबर है, जिंदा निकाल लिया गया। 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। जी हाँ, बड़ी खबर यह है कि 10 मिनट के अंदर सेना के जवान पहुंचे और
सेना के जवान यहाँ पर पहुंचे। देखिए लोग कैसे बचते हुए दौड़ते हुए मलबे से निकलते चले आ रहे हैं इस वक्त। ये देखिए आप यहाँ पर इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये तस्वीरें आपके देखने के लिए यहाँ पर ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये मलबा आ गया है सारा का सारा। ये लोग अपने को यहाँ देखिए बचाने की कोशिश हो रही है। ये लोग अब किसी तरीके से निकल रहे हैं, लड़खड़ाते हुए निकल रहे हैं, क्योंकि ये मलबा है, इसमें पानी है, इसमें पत्थर है। ये पूरा का पूरा खीरगंगा नदी का हिस्सा है। ये देखिए यहाँ जगह जहां जहां गोल घेरे हैं वहां आपको कोई ना कोई अपनी जान बचाता हुआ यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। ये कैमरा क्योंकि लोगों ने उसको रिकॉर्ड किया अपने मोबाइल से, तो लोग यहाँ पर देखिए, वो देखिए किसी तरीके से लोग दौड़ते हुए आ रहे हैं, भागते हुए आ रहे हैं, अपनी जान बचा रहे हैं। और ये सब मलबा आ चुका है, इसमें कौन कहां किस जगह दबा है कुछ नहीं पता। ये कोशिश कर रहे हैं निकलने की लेकिन गिर जा रहे हैं यहाँ पर। इनको भी देखिए बहुत मुश्किल हो रही है क्योंकि फंसे हुए हैं यहाँ पर लोग। यहाँ पर लोगों की हालत इस वाली तस्वीर में भी आप देखेंगे, भाग रहे हैं कि इससे पहले कोई और पानी का या पत्थरों का सैलाब ना आ जाए। तो ये स्थिति है धराली में इस वक्त जो हम आपको लगातार तस्वीरों में दिखा रहे हैं। लोग भागते हुए दौड़ते हुए आ रहे हैं और ये लोग भी चले। एक बार लोगों को सुनिए इन तस्वीरों के साथ, लोग उस वक्त क्या कर रहे हैं, लोगों की क्या हालत है। ओ भाई रस्से की व्यवस्था करो यार। भाग भाग भाग, अरे इसको भी खींच ले यार, फंस गया। अरे इसको भी खींच ले। अरे ताई भी खाई ताई। ये भाई बंद अरे भाग भाग, ओ भाई रस्से की व्यवस्था करो यार। भाग भाग भाग, अरे इसको भी खींच ले यार, फंस गया। अरे इसको भी खींच ले। आप देखिए इन तस्वीरों को गौर से देखिए। तस्वीरें लोगों को अपनी जान बचाती हुई तस्वीरें समझ में आ रही हैं। हर कोई इस डर से जान बचा रहा है कि वो यहाँ से किसी तरह निकले क्योंकि खतरे का एरिया यही है। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तरकाशी हादसे पर दुख जताया। ये जो तस्वीरें हैं ये एक दो तस्वीरें, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तरकाशी हादसे पर दुख जताया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की है। पीड़ितों को हर संभव सहायता देने का निर्देश। 50 लापता भी बताए जा रहे हैं और इसके साथ 4 की मौत अभी तक कंफर्म हो चुकी है। लेकिन कितने इस घटना का शिकार हुए हैं वो साफ तौर पर अभी कहा नहीं जा सकता। लोग अपनी जान बचा रहे हैं और लड़खड़ाते जो लोग दिख रहे हैं। जाहिर सी बात है जब पत्थरों का सैलाब आता है तो गहरी चोट देकर जाता है और वो चोट शायद लगी हो तभी ये शख्स देखिए स्क्रीन पर लड़खड़ा रहा है, गिर रहा है। हो सकता है इसे चोटें लगी हो तभी ये चलने में असमर्थ हो पा रहा है। बादल फाड़ तबाही उत्तराखंड के धराली में, उत्तरकाशी इलाके में ये घटना सामने आई है इस वक्त। अरे इसको भी खींच ले। अरे ताई भी खाई ताई। मेरे तीन संवाददाता इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय श्रीवास्तव उत्तरकाशी से मेरे साथ जुड़े हैं, कामेश्वर शिमला से, अजय जांड्याल जम्मू से मेरे साथ जुड़े हैं। और तीनों राज्य पहाड़ी राज्य हैं, तीनों राज्य बॉर्डर के राज्य हैं। सबसे पहले संजय, धराली से क्या खबरें सामने आ रही हैं? देखिए राजीव जी, मैं बता दूं कि दिन का समय था। अगर कहीं रात होती तो पता नहीं कितनी कैजुअलिटी होती, लेकिन अभी भी अनुमान लगाना मुश्किल है। किसी भी निष्कर्ष पे हम नहीं पहुंच सकते। दिन का समय था, सब दुकानों में बैठे थे, घरों में। उस समय लोग घरों में भी थे, दुकानों में भी थे जब ये सैलाब आया। ये बड़ा ग्लेशियर, इसको ये भी कह सकते हैं कि ग्लेशियर टूटा होगा। ऊपर से जिस तरह से पानी मलबे का रूप लेते हुए नीचे आया है, पूरे मकान को बहाते हुए आया है, मकान में लोगों को जमींदोज करते हुए आया है। तो अभी कहना ये मुश्किल होगा कि कितने लोग अंदर हैं और कितने लोगों की मौत हुई है। लेकिन बचाव राहत का समय से पहुंच चुका है। सरकार की इस विषय पे हम तारीफ करते हैं कि उन्होंने समय से फौज को बुला लिया है और इस समय वहां पे फौज जिस तरह से मदद कर रही है, ये माना जा रहा है कि बहुतों का जान बचाया जा चुका है और जो जमींदोज जो नीचे दबे हुए हैं उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इन सब के साथ ये भी कहा जा सकता है
लगातार मौसम विभाग भी चेतावनी दे रहा था, वैज्ञानिक भी चेतावनी दे रहे थे, जो विशेषज्ञ हैं वो भी कह रहे थे कि कई बार आपने खुद कई बार इसमें डिबेट किया कि ग्लेशियर टूटने वाला है, क्यों नहीं चेता गया, ये बड़ा प्रश्न है। जी संजय, एक साथ ऐसा लग रहा है कि कई सारी तिमंजिला बिल्डिंगों को तबाह कर दिया, यानी इसमें बोल्डर बड़े थे, पानी बड़ा था, फोर्स ज्यादा था। ऐसा लगता है कि लोगों को भागने का मौका नहीं मिला है। मुझे ऑफिशियल जानकारी दीजिए, कितने सेना के जवान वहां पर हैं? आईटीबीपी के हैं तो कितनी दूर से आए हैं? एनडीआरएफ एसडीआरएफ के कितने हैं? उत्तराखंड पुलिस कितनी जल्दी पहुंची? देखिए, पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और बारिश की ये स्थिति है कि रुक ही नहीं रही है। तो जिसको देखते हुए ये अनुमान लगाया गया था कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, इसलिए मुख्यमंत्री ने यहाँ पे पूरी आपदा प्रबंधन को सचेत करके और सजग करके रखा था। सुबह से हम लोग भी सचिवालय में थे, वहां पे हमने देखा कि आपदा प्रबंधन, यहाँ तक प्रमुख सचिव खुद वहां पे देख रहे थे। जब ये घटना घटते ही जैसे समाचार मिला वैसे ही बचाव कार्य के लिए लोगों ने प्रयास किया और जिस तरह से उनको लगा कि एसडीआरएफ से ऊपर का मामला है, उन्होंने फौज के लिए अप्रोच किया और फौज वहां पहुंची और फौज के पहुंचने के बाद फौजी ढंग से जिस तरह से बचाया गया, ये आप कह सकते हैं कि जो हताहत होने थे उनकी संख्या कम हो गई है। लेकिन हाँ, उनके पहुंचने तक जो मैं भागते हुए लोगों को देख पा रहा हूं इन तस्वीरों में। एक कार जा रही है बहुत तेजी के साथ, लेकिन उसमें से कुछ अभागे थे जिनके ऊपर बिल्डिंग ही आकर गिर पड़ी। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि मेरे साथ इस वक्त ब्रिगेडियर बीके खन्ना भी जुड़ गए हैं, एराइज ग्लोबल बोर्ड जेनेवा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट है। ब्रिगेडियर खन्ना, आपका भी बहुत स्वागत है। और इससे पहले मैं आपके पास जाऊं, मैं अपने सहयोगियों का रुख कर लेना चाहता हूं। आप कुछ और जानकारी अगर आ रही हो, संजय पहले आप मेरे साथ साझा कर दें। मुझे मेरे दर्शकों को बताएं कि इस गांव में कितनी आबादी थी, ये गांव कैसे कनेक्टेड था, गंगोत्री के कितना नजदीक था, क्या टूरिस्ट भी थे, क्या तीर्थयात्री भी थे, जरा ये बताएं, इसके बाद आगे बढ़ता हूं। संजय, आपको अनम्यूट करें। जी हाँ बताइए जी, जरा प्रश्न फिर से मेरा दोहराइएगा। सवाल यह है कि गांव कितना बड़ा था, इसकी आबादी कितनी थी, इसके बाजार में कितने लोग मौजूद होंगे, आसपास क्या था, क्या कोई स्कूल भी था? क्योंकि 1:50 का समय था, स्कूल में बच्चे होंगे अगर वहां स्कूल था। ये और ये गंगोत्री का जाने वाला तीर्थयात्रियों का 4 धाम का रास्ता भी है, कितने तीर्थयात्री थे, जरा विस्तार दें। जी, ये उत्तरकाशी से जो हम गंगोत्री मार्ग पे चलते हैं, तो गंगोत्री मार्ग के 20 किलोमीटर यह एक कस्बा आता है थराली, जिसमें गांव है। उस गांव में लगभग 70-80 मकान है। बताया जाता है कि लगभग 800-900 लोगों का ये गांव है। लेकिन आज मौसम को देखते हुए छुट्टी पहले से घोषित कर दी गई थी, स्कूल कॉलेज बंद थे, तो ये माना जा सकता है कि स्कूल बंद था तो बच्चे हताहत नहीं हुए होंगे। लेकिन वहां पे होम स्टे के नाम पे जो होटल चलते हैं, जो सरकारों ने सुविधा दे रखी है कि घरों में लोगों ने होटल खोल रखे हैं, उस होटल में लोग जरूर थे, जिन्हें ये पता करने का प्रयास किया जा रहा है कि कहां के लोग थे। तो ये माना जा रहा है, अभी तक आधिकारिक रूप से 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन ये संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि स्थानीय लोग जो वहां के हमारे संवाददाता हैं, जब हम उनसे बात कर रहे हैं तो वो बता रहे हैं यह संख्या 100 के ऊपर है। मृतक की संख्या नहीं, लेकिन जो प्रभावित लोग हैं उस 100 से ऊपर है। और करीब 80-90 ऐसे मकान, दुकान और होटल हैं जो क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो अगर 80-90 मकान, होटल और दुकान क्षतिग्रस्त हुए हैं तो आप मान सकते हैं, क्योंकि ये बाजार था और बाजार में लोग उस समय दिन के समय बैठ करके चाय नाश्ता कर रहे होंगे, तो बहुत संख्या में लोग प्रभावित हुए होंगे। अभी ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी कि कितने लोगों की मौत हुई है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जो प्रभावित लोग हैं उस 100-200 के ऊपर है। जी, लेकिन उत्तराखंड में और उत्तराखंड के आसपास रहने वाले गांवों में शायद बच्चों को एक तरीका सिखाया जाता है या उनके जीने के दौरान उन्हें आ जाता है कि ऐसे अगर कहीं से पहाड़ी नदी में तेज प्रवाह आता है तो उसकी आवाज को पहचान जाते हैं लोग। तो मुझे लगा वहां पर सड़क पर दौड़ते हुए 6 से 7 लोग उस वक्त दिखाई पड़े थे, जिसमें शायद 4 के करीब अभागे रहे जो कि इस मलबे की जद में आ गए। कामेश्वर मेरे साथ शिमला से बने हुए हैं। कामेश्वर, जो आज हमने उत्तराखंड में देखा है अभी, ये शायद इस मौसम की सबसे बड़ी त्रासदी है, लेकिन ऐसी घटनाएं हिमाचल में भी हो रही हैं। वहां पर क्या हाल है? क्या वहां पर भी बादल फटने जैसी ये घटनाएं अब होने लगी हैं, हो रही हैं?
जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए, जिस तरीके से जो हिमाचल प्रदेश अगर बात करें तो सबसे अधिक जो बादल फटे थे वो 30 जून को फटे थे। उसके बाद भी कुछ एक क्षेत्रों में बादल फटे थे, लेकिन वहीं अगर आज की बात करें तो आज भी आईएमडी ने कुछ जिले के लिए येलो अलर्ट तो कुछ जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में सुबह से ही लगातार मूसलाधार वर्षा हो रही है। वहीं अगर देखा जाए जाखू में भी आज लैंडस्लाइड हुआ, जान मान की कोई हानि नहीं हुई, लेकिन जो सड़क मार्ग पूर्ण रूप से बाधित हुआ। इसके अलावा हम मंडी की बात करें या बिलासपुर की बात करें, नैना देवी से जो मुख्यालय यानी कि बिलासपुर को जोड़ने वाला सड़क मार्ग वो भी आज क्षतिग्रस्त हुआ, जिसके जरिए सड़क मार्ग अवरुद्ध है। कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है हिमाचल प्रदेश में जो अभी फिलहाल जो स्थिति है, लगातार जो मूसलाधार वर्षा हो रही, इससे सड़क मार्ग अवरुद्ध है। लगभग 253 से अधिक जो सड़क मार्ग आज की डेट में बंद है। अगर हम बात करें 20 जून से लेकर अभी तक हिमाचल प्रदेश में 192 लोगों की जानें इस आपदा के दौरान गई है। वहीं 20 जून से लेकर अभी तक यानी कि 4 अगस्त तक 1753 करोड़ से अधिक सरकारी और निजी संपत्ति का नुकसान हुआ। लगातार हिमाचल प्रदेश में जो लगातार जो मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे कहीं ना तो कहीं और ये मूसलाधार वर्षा हर कहीं हो रही है। कामेश्वर, आप बने रहे मेरे साथ, मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये तस्वीरें मेरे दर्शक देखें, तिमंजिला बिल्डिंगों का पूरा कॉम्प्लेक्स है, तिमंजिला बिल्डिंगों का, और ये एक झटके में तबाह हो गया। उधर उत्तरकाशी हादसे पर सीएम धामी ने दुख जताया। स्थिति पर लगातार हम नजर बनाए हुए हैं, सभी उच्चाधिकारियों के संपर्क में है पुष्कर सिंह धामी। आर्मी वहां पहुंच चुकी है, 150 जवान सेना के सबसे पहले वहां पर पहुंचे, आईटीबीपी के जवान पहुंचे, पुलिस मौजूद है, बचाने की कोशिश हो रही है, लेकिन गाद और मलबा इतना आया है कि बताया नहीं जा सकता। की अभी सूचना आई है और बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारी सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। अजय जांडियाल का रुख कर लेता हूं मैं, अपने सहयोगी अजय जांडियाल। ज्यादा समय नहीं बीता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसी तरीके की आपदा जम्मू कश्मीर में भी आई थी, जहां हमारे सहयोगी आशिक पहुंचे थे और वो पूरा इलाका ऐसे ही पत्थरों से और गाद से पट गया था। न जाने कितनी गाड़ियां उसके नीचे दब गई थी। मैं एग्जैक्टली उस शहर के बारे में नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन आपदा ऐसी ही थी। देखिए, बिल्कुल कुछ समय पहले की बात है, जब रामबन डिस्ट्रिक्ट जो पड़ता है, वहीं पर जो रामबन टाउन है मेन, वहां पर ये लैंडस्लाइड हुआ था, मडस्लाइड आई थी और उसी में कई घर, कई गाड़ियां जो है वो मलबे में दब गई थी। हालांकि उसमें और इसमें ये फर्क ये कहा जा सकता है कि वहां पर कोई जानमाल का नुकसान इतना ज्यादा नहीं हुआ था जितना नुकसान यहाँ होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि जो ताजा जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये जो धराली में मडस्लाइड आई है, इस मडस्लाइड में लगभग 50 के करीब घर जो हैं वो बिल्कुल जमींदोज हो गए हैं और इसके साथ साथ लगभग 70 से ज्यादा लोग जो हैं वो अभी तक मिसिंग बताए जा रहे हैं। जो तस्वीरें इंडिया न्यूज पर हम दिखा रहे हैं उसमें देखा जा सकता है कि कैसे ये लगातार जो मलबा है, कैसे घरों को जो है वो ताश के पत्तों की तरह एकदम सही कह रहे हैं। बोलिए आप एकदम सही कह रहे हैं, उसी तरीके से तबाही है। तो ये घर जो हैं, बड़ी बड़ी इमारतें, जो 3 मंजिला 4 मंजिला इमारतें, जो होटल्स थे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स थे, उनको पूरे तरीके से तबाह करता हुआ अपने साथ ले गया। ये अपने आप में बताता है कि किस तरह की जो परिस्थिति जो है इस वक्त बनी हुई है। जो जानकारियां हैं सेना के तमाम आला अफसर के साथ जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक सबसे पहले जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट वहां पे थी वो सेना थी, क्योंकि सेना का कैंप वहां नजदीक है। ऐसे में सेना तुरंत मौके पे पहुंची और उन्होंने वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। मगर राजीव, एक चीज को समझना होगा, क्योंकि मलबा इतना ज्यादा है कि उसको इमीडिएटली वहां से लोगों को रेस्क्यू करना बेहद मुश्किल है। जो तस्वीरों में देख रहे हैं हम कि लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते दिख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो उस जो क्लाउड बस्ट हुआ उसके बाद की जो तस्वीरें थी या आवाज थी भयानक, उसको देखकर जब लोग चीखना चिल्लाना शुरू हुए, वो वहां से भागने का प्रयास कर रहे हैं। किस तरीके से जो शख्स मलबे में दबा हुआ था आधा, वो निकलकर बाहर अपनी जान बचा रहा है। तो ये आशंका है कि लगभग 70 के करीब 70 से ज्यादा लोग जो हैं वो मलबे में
दबे होंगे उनको रेस्क्यू करना, और मलबा इतना ज्यादा, और सबसे बड़ी बात कि वहां पर रोड कनेक्टिविटी में जो है वो कैसी है, वहां पर गाड़ियां जो बड़ी बड़ी मशीन्स हैं वहां को कब तक पहुंचाया जा सकेगा, ये एक बड़ी चुनौती जो है वो रहने वाला है। और कुछ ही घंटों के बाद जो है वहां रात हो जाएगी, और रात में रेस्क्यू ऑपरेशन को उस स्पीड पे चलाना मुमकिन नहीं होगा। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम जो है उनको तुरंत वहां पे जो है वो भेजा जा रहा है। अतिरिक्त सेना और आईटीबीपी के जवान जो हैं उनको वहां पे भेजा जा रहा है ताकि जल्दी से जल्दी उस रेस्क्यू को किया जा सके। अजय, आपने कई सारे ऐसे पॉइंट रखे जो वाकई जरूरी पॉइंट हैं। आपने इस बात का उल्लेख किया, इशारा किया कि अब रात होने वाली है और ज्यादा समय नहीं है, शायद 3 घंटे के से पहले, क्योंकि ये उत्तराखंड का पहाड़ी इलाका है, यहां जल्दी अंधेरा छा जाएगा। और इतना मलबा जो आया है, ब्रिगेडियर बीके खन्ना रिटायर्ड मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, राइज ग्लोबल बोर्ड जेनेवा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट है मेरे साथ। ब्रिगेडियर खन्ना, ये बोल्डर्स के साथ इतना बड़ा मलबा, मुझे लगता है ये 30 सेकंड से भी कम रिएक्शन टाइम रहा है लोगों का वहां पर, जो अपने को बचाने की कोशिश कर पाए हैं, अदरवाइज सब कुछ अंदर समा गया है। ये इतना आसान है रेस्क्यू कर लेना, यहां पर रेस्क्यू मिशन चला लेना, या आपको लगता है ये टफेस्ट मिशन होगा? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे केदारनाथ के बाद ये उत्तराखंड में अब ऐसे ही हालात हुए हैं। ये जो आया है अभी सैलाब बहुत ही ज़्यादा भयानक है, और इसके अंदर मैं कह सकता हूँ कि ये जो है क्योंकि आप जैसे बताया गया है कि पिछले 3 दिन से बारिश हो रही है, और आमतौर पर होता क्या है कि जो उसको बोलो ओरोग्राफिक बोलते हैं, आमतौर पर जो हवा आती है ना वो पहाड़ों के साथ मिलती है, जैसे ऊपर जाती है तो उसके नीचे जो है वो कंडेंसेशन शुरू कर देते हैं और तो बारिश एकदम से ज़्यादा हो जाती है। तो उस एरिया के अंदर जो है आपने विलेजेस वगैरह हैं, इस एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा बारिश हुई होगी, और उसके अंदर जो है 1 घंटे के अंदर 100 मिलीमीटर से ज़्यादा। अब इतनी ज़्यादा अगर बारिश अगर आ जाए तो नेचुरली जो है लैंडस्लाइड आई है, लैंडस्लाइड के साथ में जो है क्योंकि पानी नदी के अंदर भी ज़्यादा था, और दोनों मिलके जब भी आए हैं तो सैलाब आया है। और मड सैलाब सबसे ज़्यादा भयानक होता है। अगर कहा जाए कि जो है एक स्नो अवलांच वगैरह आए तो फिर भी उसमें बचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसके अंदर फिर भी मतलब जो सांस लेने की जगह होती है। और अगर मड स्लैब और स्टोन्स वगैरह जब भी आए हैं तो ये तो और ज़्यादा नुकसान करते हैं। जो नज़दीक बच गए हैं, जैसे कि बताया गया कि 20 एक लोगों को बचाया गया है, वो नज़दीक ही होंगे कहीं, जो साथ बह के गए हैं बहुत डिफिकल्टी है, उनकी बॉडी में जाए वो भी बहुत गनीमत है, पर मुश्किल लगता है के लिए। तो जो ये एनडीआरएफ के लिए भी एनडीआरएफ पहुंच रही होगी, आर्मी पहले पहुंची है वहां पर, तो ये अगले 1-2 घंटे के अंदर नहीं पहुंचेंगे तो रात के टाइम में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ब्रिगेडियर खन्ना, ऐसे हालात में जब एक साथ मड, बोल्डर्स और बादल फटने के बाद पानी आया, हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं 30 सेकंड बहुत होगा जब ऊपर से वो सब कुछ नीचे आ गया था। ऐसे में रेस्क्यू मिशन कैसे चलाए जाते हैं ऐसे डिजास्टर के दौरान? क्या वहां पर ध्यान रखा जाएगा? क्योंकि कितने लोग वहां जिंदा हैं उस मलबे में या कितने नहीं हैं, ये बहुत मुश्किल है लोकेट कर पाना। ये 2 चीजें हम आपको पता होना चाहिए कि एनडीआरएफ के पास में जो डॉग्स वगैरह होते हैं वो स्मेल कर स्निफ कर सकते हैं। वो स्निफिंग करके भी अगर नीचे भी होगा मलबे के अंदर ना, वो थोड़ा बताएगा तो भौंकता है वहाँ पर के लिए, तो वहाँ से वो फिर डिगिंग शुरू कर देते हैं, वहाँ से उसको निकाल देते हैं। दूसरी बात है जब जहाँ तक लोग चिल्लाना शुरू कर देते कि बचाओ बचाओ बचाओ, उस जगह पे जाके पहुँच रहते हैं। पर ज़्यादातर जो अगर बेहोश हो गए हैं या ज़्यादा जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ उनके सामने, तो उनको बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर आमतौर पर इनके पास में अपने एनडीआरएफ के पास में तो मशीन भी है। मैं 10 साल रहा हूँ एनडीएमए में, तो इनके पास में मशीन भी है जिससे कि वो नीचे जो दबा हुआ है, अगर कम से कम 8-7 फीट नीचे भी होगा तो वो भी उसको निकाल के लेके आ सकते हैं और बहुत जल्दी निकाल लेते हैं। पर इनको पता लगना चाहिए कि कहाँ पर है। और इसके अंदर अगर लोग वहाँ पर जो मौजूद हैं, वहाँ पर जिनके रिलेशंस देखते हैं कि वहाँ पर नहीं है, तो उनके मदद भी अगर साथ में अगर लेंगे तो वो उससे थोड़ा सा और ज़्यादा सहायता हो जाएगी। क्योंकि ये तो बाहर से जो आएगा लोगों तो उनको इतना पता नहीं लगता है कहाँ कहाँ होगा, पर जो वहाँ पर लोग जिन्होंने झेला है, जिनके सामने हुआ है, तो वो बताएंगे कि इस तरफ से ज़्यादा हुआ था, इस तरफ में लोग गए ये है,
उससे उनसे वो जो है, तस्वीरों में दिखाई भी काफी पड़ रहा है फर्क ब्रिगेडियर खन्ना, वो तस्वीरों से भी समझ में आ रहा है और शायद इन तस्वीरों को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी के लोग अपनी अपनी तरफ से देख भी रहे होंगे कि किस सेक्शन पर उन्हें ज्यादा फोकस यहां पर करना है। संजय, बारिश बहुत हो रही है, इस हालत में सड़क मार्ग से जाना या हवाई मार्ग से जाना, हेलीकॉप्टर के जरिए जल्द से जल्द रेस्क्यू करना, रात भर वहां लाइट्स की व्यवस्था करना जिससे रेस्क्यू चलता रहे, यह आसान नहीं लगता। कोई तैयारी की जा रही है संजय? देखिए, दो विषय पे मैं आपसे चर्चा करूंगा। एक तो जो आपने कहा कि वहां पे रेस्क्यू के लिए, बाढ़ के लिए, सबसे पहले प्रशासन ने अभी वहां जाने से लोगों को रोक रखा है। इंडिया न्यूज की टीम जा रही थी, उसको भी रोका है, लेकिन बामुश्किल हो सकता है आगे जाने दें। दूसरा, 2013 में जब केदारनाथ में आपदा आई थी, तो आपदा के दौर में हम लोग वहां थे। ऊपर से जब मलबा आया, और मलबा जब आया और घरों में भरना शुरू किया, जो घरों में मलबा के नीचे दब गए उनको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप कैसे निकाल सकते हैं? कभी भी आप उनको निकालने का प्रयास करेंगे, आप मलबा हटाने का प्रयास कैसे कर सकते हैं? मशीन से कर सकते हैं या किसी फावड़े से कर सकते हैं, जो कि नुकसान होता है। इसलिए जो मलबा के नीचे दबते हैं उनसे ये माना जा सकता है कि आप जो कहीं जिंदा दिख रहे हैं, जिनको बचाने का प्रयास किया जा सकता है, उसे बचाने का प्रयास किया जाए। वही स्थिति आज देखने को, सुनने को मिल रही है। ऊपर से पानी के साथ मलबा आया और मलबा घरों को जमींदोज करते हुए आया, पूरे मकान गिरते हुए आ रहे हैं, होटल गिरते हुए आ रहे हैं। तो जो अंदर हैं उनके ऊपर ये सारी चीजें गिरी हैं, इनको आप हटाओगे कैसे? मौसम का अलग मार है, आप उस परिस्थिति में हो, वहां पे वक्त आधुनिक तकनीकी मशीनें नहीं है। आप जेसीबी का यूज कर सकते हो, जेसीबी का यूज करोगे, मान लीजिए शरीर में से कोई अंग आप जेसीबी लगेगी, निकालेगी, तो ये बड़ा कहना तो आसान है लेकिन बहुत मुश्किल है। जो दब गए हैं उन्हें बचाने से पहले, जिनकी उम्मीद है, उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है। फौज ने भी उन्हीं का प्रयास कर रही है जो जिंदा है। और एक बार संख्या बताइए जो आपके पास अपडेटेड हो। मैं अपने दर्शकों के लिए आपसे जानना चाहता हूं कि जब यह घटनाक्रम हुआ इस धराली और इसके आसपास, क्योंकि मकानों को देखकर लग रहा है यहां पर डेवलपमेंट अच्छा था, लोग यहां पर थे, कितनी संख्या थी? देखिए, धराली एक अच्छे कस्बे में माना जाता है क्योंकि ये गंगोत्री के मार्ग में है, और गंगोत्री के जब चार धाम यात्रा के मार्ग में है तो डेवलप्ड है। वहां पे लोगों ने अपने मकान में होम स्टे, जैसे होटल होता है, छोटा होटल होता है, 2-3 कमरे को सजा धवा के रखते हैं, लोग उसमें रहते हैं। और एक छोटी सी बाजार है, दोपहर में अधिकतर लोग उस बाजार में बैठे थे। आप ये जो मलबा जा रहा है, ये साइड में देखिए, ये बाजार को लेता हुआ जा रहा है और उस बाजार में लोग बैठे थे। होटल में कौन से लोग कितने रुके हुए थे, क्योंकि चार धाम यात्रा चल रही है। अभी आपके पास कोई अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन जो कहा जा रहा है 100 से ज्यादा लोग, 100 और 200 वाकई के आसपास अनुमान लगाना मुश्किल है। संजय, आप सही कह रहे हैं। मेरा तो ये लग रहा है इतनी इस व्यवस्था को देखकर, इस कस्बे को देखकर, कि 100 लोग तो धराली बाजार में ही होंगे, बाकी हिस्से में कौन कितने होंगे, घरों में कितने होंगे जो घर धराशायी हो गए हैं। अजय मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजय, इस तरह की कई आपदाएं आपने जम्मू कश्मीर में देखी हैं और मुझे लगता है जम्मू कश्मीर से लेकर हिमालयन बेल्ट जो उत्तराखंड तक आती है, यहाँ मौसम का मिजाज एक जैसा ही होता है। ऐसे हादसों में रेस्क्यू कैसे किया जाता रहा है वहां पर? क्योंकि यहां पर जो आपने समय की बात कही, मुझे लगता है अगले 2 घंटे में रेस्क्यू के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें आने वाली है। देखिए राजीव, सबसे पहली बात है कि जिस जगह पे ये हुआ है, मडस्लाइड आया है, वहां पर सबसे पहले उस मशीनरी को पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती जो है वो रहने वाला है, क्योंकि इस फ्लैश फ्लड के कारण कई रास्ते, कई लिंक रोड जो है वो कट गए होंगे। और ऐसा भी नहीं है कि उस टाउन में, धराली में बहुत ज्यादा जेसीबी मशीन या बहुत ज्यादा मशीनें होंगी जिसके जरिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ या सेना जो है वो कर सकेगी। हालांकि हेलीकॉप्टर के जरिए वहां पर ड्रॉपिंग मशीन्स की हो सकती है, मगर उसके लिए समय चाहिए। ऐसे में अभी जो प्रायोरिटी रहेगी प्रशासन की, या हो सकती है वो यही हो सकती है कि प्रशासन वहां पर जो लोग मौजूद हैं, मैनुअल जो इवैक्यूएशन है लोगों की वो की जाए। जो आसपास के घर हैं जिनके अंदर मलबा कम है, उस मलबे को निकालकर वहां अगर कोई लोग फंसे हैं तो उनको निकालने का प्रयास किया जाएगा। उसके बाद जो है, जो बहुत ज्यादा मलबा जिन घरों के ऊपर आ चुका है, जो बिल्डिंगें धराशायी हो चुकी हैं, जो वाहन हमें दिख रहे हैं तस्वीरों में कि वो दब चुके हैं मलबे में,
उन वाहनों के आसपास या उस इलाके में जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन तब हो सकेगा जब उस मलबे को हटाया जाएगा। संजय जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर जेसीबी मशीनों के जरिए अगर एकदम से मलबे को उठाने का प्रयास भी किया जाएगा तो इस चीज का खतरा बना रहता है कि अगर मलबे के नीचे कोई दबा है और वो अभी सांसें ले रहा है तो उस जेसीबी मशीन के चलने से उसको नुकसान, उस बॉडी को नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में अगले 24 घंटे जो हैं वो कहीं ना कहीं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जो लोग बचाए जा सकते होंगे उनको निकालने का प्रयास किया जाएगा, मगर पहली प्रायोरिटी जो है कहीं ना कहीं वहीं हो सकती है जहां पर मलबा कम पहुंचा है, जहां जो घर जो है आधे मलबे में दबे हुए हैं। उसके बाद उन इलाकों में उस इलाके को टारगेट किया जाएगा जिस जगह से मलबे को निकालना है, जहां मलबा बहुत ज्यादा है। अब सबसे बड़ी प्रायोरिटी कहीं ना कहीं ये होने वाली है, क्योंकि बारिश अभी पूरी तरह से रुकी नहीं है, बादल अभी जारी हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आसपास के जो इलाके हैं उन्हें खाली कराकर वहां से लोगों को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाना होगा। क्योंकि एक बार अगर बादल फटा है उसके बाद अगर बारिश और होती है और पानी, क्योंकि अब ये रास्ता बन चुका है, जिस रास्ते पर इस वक्त मड स्लाइड आई है, अब अगली बार जो पानी आएगा, मलबा आएगा, वो उसी रास्ते पे आएगा। सही कह रहे हैं तो वो एक चुनौती जो है वो प्रशासन के लिए होगी। मैं तस्वीरों में भी देख पा रहा हूं अजय, उस रास्ते में वो पत्थरों का रास्ता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस जगह पर रेल लाइन बिछाई जाने वाली हो और वहां वो छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े सारे के सारे डाले गए हों और इस तरीके का उसमें कई घर दबे हुए हैं जो लगातार मैं इस वक्त देख पा रहा हूं। संजय, मैं एक बार फिर आपका रुख करूंगा, हालांकि कामेश्वर भी मेरे साथ बने हुए हैं। संजय, ये स्थिति जो अभी अजय बता रहे थे, तस्वीरें से पुख्ता कर रही हैं। यहां पर बहुत तबाही है और ऊपर से जो आ रहा पानी है अब उसने इस पूरे एरिया को काफी कमजोर कर रखा है। बारिश हो रही है वहां पर, तस्वीरों में फिलहाल नहीं लग रहा, लेकिन क्या इस दौर में सॉर्टीज की जा सकती है हेलीकॉप्टर की? देखिए, अजय जी का कहना एकदम सही है कि मैनुअली जितने लोगों को आप बचा सकते हैं आपको पूरा प्रयास करना चाहिए। 150 की जगह 300 आप फौजी लगा दीजिए, लेकिन मैनुअली ही आप करिए। मशीन का उपयोग जहां आप करेंगे तो आप ये मान के चलिए जिसको बचने की भी स्थिति है, हो सकता है उसको नुकसान पहुंचे, इसलिए मैनुअली बचाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। और अभी आज देखने को सुनने को यही मिल रहा है कि फौज और ये जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ है ये मैनुअली लोगों को बचा रही है। जो मकान जहां पे पता चल रहा है कि अंदर आदमी थे उस मकान को ऊपर से हटा के निकाला जा रहा है, नीचे रस्सी के सहारे जहां पे दुकानों में देखा जा रहा है कि कुछ लोग बचे हैं या कहीं से आवाज आ रही है, या ये देखा जा रहा है कि जिस गाड़ी जो गाड़ियां दबी है उस गाड़ी को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। तो अभी ये मान के चलिए आज की डेट में मैनुअली ही पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि सही बात है वह मशीनें, वह आधुनिक तकनीकी की मशीनें अभी वहां उपलब्ध नहीं होंगी, कल तक पहुंचेंगी। और हम लोगों ने 13 की आपदा में जब केदारनाथ में आई थी तो हम लोगों ने देखा, शुरुआत उन्होंने किया, लेकिन मैनुअली जब मशीनों को उन्होंने उपयोग में किया तो उससे ज्यादा नुकसान की संभावनाएं बन गई, तो उन्होंने मशीन का उपयोग करना शुरू बंद कर दिया। उसके बाद उन्होंने मैनुअली ही सारा प्रयास किया, जिसका ये दिखाई भी दिया कि जो लोग दबे थे कुछ दिन के बाद जिंदा बच तो गए, लेकिन अगर मशीन से कोई काम करते तो हो सकता है उनकी भी जान जा सकती है। ब्रिगेडियर बीके खन्ना, मैं उन तस्वीरों को जो दिखा रहा हूं और जो तस्वीरें अभी मेरे पास कुछ आई हैं, उन तस्वीरों में मैं देख पा रहा हूं कि ये छोटे छोटे पत्थरों की एक नदी है जिसमें किनारे सेटल हो चुके हैं और बीच में मूवमेंट है, लेकिन उसके बीच में करीब 10 से 12 घर हैं जो पूरी तरीके से पैक हैं। किनारे के कई सारे घर पैक हो गए हैं। क्या आप भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू के हैं कि यहां पर हैवी मशीन्स का इस्तेमाल जो लोग बचाए जा सकते हैं उनकी जान को जोखिम में डालेगा? मेरा सवाल यह है कि इतने पत्थरों को हटाने के लिए तब तक जो हमारा प्रीशियस टाइम है वो भी नहीं निकलेगा क्या? मैं फिर दोबारा से बताना चाह रहा हूं आपको कि हर एक उत्तराखंड के अंदर में हर एक जो विलेज है वहां पर उनके अंदर एक उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी से बनाई हुई है जी। यंगस्टर्स भी हैं उसके अंदर है जी। वो ही पहले सबसे पहले वो रिस्पॉन्डर है। आदमी तो 10 मिनट बाद में है, तो वो तो उस टाइम में थे आने के लिए। अब उनका काम क्या है? उनका काम यही है कि कहाँ कहाँ पर लोग जो है रहे हैं, मदद करना, जो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी आते हैं। तो वो बहुत बड़ा एक इंफॉर्मेशन है कि कहाँ कहाँ पर लोग हो सकते हैं। दूसरी बात ये कहना कि मतलब 2 घंटे के बाद में कोई काम नहीं होगा, ये गलत है। एनडीआरएफ के पास में भी और आर्मी के पास में भी एक जो फ्लड लाइट्स वगैरह हैं वो अपने जनरेटर साथ में लेके सेल्फ कंटेन है। वो रात को भी काम होगा ये,
कि उसको देखने के लिए कि वहां से उनको किसी तरीके से निकाला जा सकता है, और उस एरिया के अगर उनको पता लगे किसी जगह पर है, और उसके अंदर जो लोग को तो मदद कर सकते हैं, ये तस्वीरों से पता नहीं लगेगा कि मतलब कि वहां पर हम जाना या नहीं जाना। लोग जो वहां पर हैं, जो उनके जो डिजास्टर मैनेजमेंट के कमेटी के जो यंगस्टर्स हैं, या जो उनके जो वहां पर हैं लोग, वो उनको बताएंगे कि इस जगह यहाँ पर ज्यादा नुकसान हुआ है, और उस जगह पर वो अपना अपना जो है पूरा जो उनके रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर यूटिलाइज किया जाएगा। तीसरी बात है कि ये जो मैंने पहले बताया कि एनडीआरएफ के पास में डॉग वगैरह है, एनडीआरएफ के पास में जो है मशीन्स है जो कि मैनुअल जरूरत नहीं है, उसके अंदर छोटी छोटी मशीन के साथ में निकाल सकते हैं। उनको हैंड हेल्ड मशीन बोला जाता है, हैंड हेल्ड मशीन के साथ में उसको निकाला जाता है, तो उसके अंदर वो बड़ी बड़ी मशीन लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो ये लोकल जो है उन पर भरोसा रखिएगा। एनडीआरएफ विल बी एबल टू टेक आउट मैनी ऑफ दिस टाइप्स ओनली रात टाइम के अंदर है। डजंट मैटर इफ इट इज नाइट ओनली, दे विल बी एबल टू टेक इट आउट। अभी 20 आदमी आए हैं मेरे हिसाब से, तो अगर जिंदा हैं लोग तो काफी आप देखेंगे कि रात के टाइम के अंदर उनको बचाया जा सकता है। मैं देख पा रहा हूं यहां पर कि बादल फटने से पहले और बादल फटने के बाद की अगर हम तस्वीरें मिलाएं तो एक पूरा का पूरा हिस्सा गायब हो चुका है। और वहां पर बादल फटने के पहले, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जो मैं आकलन कर पा रहा हूं, कम से कम वहां पर 60 से 70 मकान होंगे जो 2 मंजिला 3 मंजिला होंगे, और वहां पर अब प्लेन पूरा दिखाई पड़ रहा है। कामेश्वर, इस घटना के बाद शिमला में वहां की अथॉरिटीज क्या तैयार हो रही हैं, क्योंकि ये डिजास्टर कम से कम इस बार एक बड़ा सबक और बड़ी घटना की तरह सामने आ गया है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दुराई नहीं। अगर देखा जाए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी जो अभी दिल्ली के दौरे में थे, उन्होंने भी जिस तरीके से पर्यावरण मंत्री से मुलाकात की, और साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बादल फट रहे हैं, कैसे इसकी सूचना पहले मिले ताकि लोगों को बचाया जा सके, इसके बारे में जानता की। अगर देखा जाए, जिस तरीके से हम 30 जून की बात पे, तो उस दौरान जिला मंडी में लगभग 15 बादल फटे थे, जिनमें से 10 सिराज विधानसभा क्षेत्र में फटे थे। ऐसे में जो थुनाग बाजार था वो पूरी तरह से जिम्मेदार हो गया था। कुछ मकान ऐसे थे जिनका नामो निशान नहीं रहा। ऐसे में जिस तरीके से हमारे अजय साथी ने बताया कि एक बार जहां से जिस तरह से बादल पड़ता है, एक रुख अपना बना लेता है नाले का, वही अगर बीते दिन की बात रहे तो मूसलाधार वर्षा जिला मंडी में देखने को मिले। खासकर जो थुनाग बाजार में पुनः जो घर शेष बचे थे, उनके चारों तरफ भी भारी संख्या में जो पानी आया, और ऐसे में कहीं ना तो कहीं लोगों के घरों में मलबा घुसा, कहीं ना तो कहीं ये चुनौतियां जरूर हिमाचल प्रदेश को बनी है। जिस तरीके से अभी तक हमने देखा है, 20 जून से लेकर अभी तक 192 लोगों की जाने गई है, जबकि अभी भी जो 36 लोग हैं जो लापता है, जिन्हें ढूंढने का कार्य फिलहाल युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। ऐसे में लगातार जो लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी अधिकारियों के साथ बैठक की, और साथ ही उन्होंने नीति निर्देश जारी किए कि जो सड़क मार्ग अवरुद्ध है उन्हें तत्काल प्रभाव से खोला जाए, और जो जगह जहां पर लगातार जो लैंडस्लाइड हो रहे हैं उन जगह को चयनित किया जा रहा है ताकि वहां से लोगों को दूर किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह कि नदी नालों की तरफ हिमाचल प्रदेश में अधिक नुकसान देखने को मिल रहा है। जैसे कि आज भी जिस तरीके से जो कोल डैम से पानी को छोड़ा जा रहा है, जिसका प्रभाव बिलासपुर होते हुए रोपड़ और पंजाब के क्षेत्र में मिलता है, तो ऐसे में वहां भी आज जल स्तर 3 से 4 मीटर अधिक बढ़ा है। खासकर प्रशासन की ओर से लोगों को यही एडवाइजरी जारी की गई है, नदी नालों से दूरी बना के रखिए। जब हिमाचल प्रदेश में जो भारी वर्षा होती है, कहीं तो कहीं नदी नालों की तरफ अधिक नुकसान देखने को मिलता है। वही आईएमडी के अनुसार आने वाले 8 जो अगस्त तक हिमाचल प्रदेश के कई जिला के लिए येलो अलर्ट, तो कई जिला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 20 अगस्त तक भारी से भारी वर्षा की संभावना बताई गई है। और वहीं अभी तक जिस तरीके से जो देखा भी गया है, खासकर जो कटसन डैम है, कोल डैम है, झाकरी से लगातार जो पानी को छोड़ा जा रहा है, हुटर बजाए जा रहे हैं, सारे बजाए जा रहे हैं, ताकि लोगों को सचेत किया जा रहा है कि नदी नालों से दूरी बना के रखे। हिमाचल प्रदेश में जो 70% से अधिक किसान और बागवान है, ऐसे में जो किसान और बागवान अपने पशुओं को चराने के लिए खासकर नदी नालों की तरफ जाते हैं, वहां जाना किसी जोखिम से कम नहीं। अगर आज की भी बात करें, जिस तरीके से झाकू में लैंडस्लाइड हुआ, जान हानि कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद जो बिलासपुर से नैना देवी जो मार्ग था वहां मैं समझ पा रहा हूं, हर कहीं यही स्थिति है, मैं समझ पा रहा हूं आप जो कहना चाह रहे हैं। लेकिन संजय, फिलहाल हम ये देख पा रहे हैं कि जो लोग अपनी जान बचा चुके थे उन्होंने तो बचा ली है। ये धराली कस्बे के आसपास अभी जो सबसे बड़ी जरूरत है वो लोगों तक चिकित्सकीय सुविधा पहुंचने की है। जिला मुख्यालय कितनी दूर है? क्या धराली तक आने के और रास्ते हैं? और क्या धराली में इतना कुछ है कि वो फौरी तौर पर जो लोग बचाए जा रहे हैं उनको मेडिकल हेल्प दे पाए? देखिए, थराली में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, छोटा कस्बा है, लेकिन जिसको भी रेस्क्यू करके लाया गया उसे उत्तरकाशी तक शिफ्ट किया गया है। अभी उत्तरकाशी में भी कोई अगर सीरियस होगा
तो ये भी प्लान किया जा रहा है कि उसे एम्स ऋषिकेश लाया जाए। लेकिन जो लोग निकाले जा रहे हैं, जिस तरह से लोगों की स्थिति है, जैसे जैसे समय बीत रहा है, जैसे जैसे रात हो रही है, और जो यहाँ मौसम का हाल है, वो मौसम भी साथ देगा तभी ये हो सकता है। लेकिन थराली के लोगों को बचाने के लिए सेना जिस तरह का इस समय काम कर रही है, जितनी जल्दी पहुंची है, तो अब मुख्य जो चुनौती है, वो चुनौती राहत की है। क्योंकि बचा तो लिया आपने, अब उन बचाने वालों को आप राहत कैसे उपलब्ध कराओगे? बचाव कार्य एक तो जरूरी है, साथ ही साथ राहत कार्य भी किया जाए। और जो आपने जिक्र किया है, तो राहत कैंप लगाने पड़ेंगे, ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी जहां पे उनको हर वो सुविधा दी जाए, दवा की सुविधा दी जाए, खाने की सुविधा दी जाए। सारा काम देने के लिए राहत कार्य भी देखना पड़ेगा कि कितनी मुस्तैदी से सरकार कर रही है। और यह भी देखना होगा कि इसमें से कौन बाहरी है, क्या वहां पर पर्यटक विदेशी पर्यटक तो नहीं है, देश के अलग अलग पर्यटक तो नहीं है। बीके खन्ना सर, ऐसी तबाही जब होती है, क्योंकि आप डिजास्टर एक्सपर्ट हैं, तो इसमें किन किन चीजों के करने की जरूरत होती है? क्योंकि उत्तराखंड की बात है और ये गंगोत्री के नजदीक है, यानी इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूं, आप भी बात कर रहे हैं, उत्तराखंड में उस वक्त भी वहां बहुत ठंड होगी और देर रात होते होते ठंड और बढ़ने वाली है। ये राहत के जो है वो पहले से कुछ एक प्री प्लान किया हुआ है। इनफैक्ट उत्तराखंड का जो डिजास्टर मैनेजमेंट है काफी पहले से है। राहत के कुछ एक जो सामान तो उनके पास में पहले से रखा जाता है, स्टोर्स के अंदर है, एकदम से मूवमेंट किया जा सकता है। अगर बाई रोड जा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो बाई एयर भिजवाया जा सकता है। दूसरा है वो राहत कैंप जो लगाए जाते हैं, उनके लिए कैंप के जो डिटेल्स अलग अलग होते हैं। कोई भी यहाँ का अधिकारी है या दूसरे वाले डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी से कोई जो हो सकता है एसडीएम हो या कोई तहसीलदार वगैरह हो, उनको मिला बोला जाता है। उनके साथ में बाकी वाले लोग जो लोकल रहे उनको ले जाकर वो पूरी तरीके से टेंट लगाया जाता है। उसके अंदर क्या किया जाता है, मेडिकल भी सपोर्ट दी जाती है, उसके अंदर खाने का इंतजाम होता है, पानी का इंतजाम होता है, उनके रहने के लिए भी है, कंबल वगैरह है, जैसे डिपेंडिंग ऑन कैसे है, जैसे यहाँ पर है तो इस टाइम के अंदर कंबल वगैरह की जरूरत पड़ेगी, और नीचे मैट्रेस वगैरह ताकि वो मतलब ठीक तरीके से रह सके। तो कहने का मतलब है उनकी पूरी सुविधा का इंतजाम किया जाता है। और वो जो है कितनी दूर किया जाता है वो सेफ डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। कोई कई बार 1 किलोमीटर भी हो सकता है, कई बार 2-3 किलोमीटर भी हो सकता है। वो पहले से मतलब जो चूज करके रखते हैं, पर अगर नहीं यूज किया हुआ तो इसको देखने के बाद में मतलब जो है वो जाते हैं। एक चीज मैं इसमें जब बताना चाहता हूँ, आपने जब ये जो दिखा रहे हैं इसके अंदर जो नदी के साथ साथ में थे वो जो 60-70 मकान गए हैं, वो एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 500 गज के नजदीक में कोई ना कोई हैबिटेशन नहीं होगी, पर उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन तो हो ही नहीं ना। यही तो है नुकसान करने के लिए, क्यों हम हो रहे हैं ये इतनी नजदीक में? लगता है ये बिल्कुल नजदीक ही है उसके अंदर कहने के लिए। उनके ऑर्डर वेरी क्लियर हैं कि 500 गज के नजदीक कोई हैबिटेशन नहीं होगी। अब ये अगर होगी तो ये नुकसान तो होगा ही ना। तो कहने का मतलब है हमें मतलब ये इसको मैं तो प्रगति के नहीं कहता हूँ, ये अपने आप खुद के ऊपर पैर कुल्हाड़ी की मारने वाली जरूरत बात है कि हमने अपने आप को नुकसान पहुंचाने थे। बार बार तो ये तो आएगी, तो आएंगे, हमें तो पहले से बचाव करके रखना चाहिए, ना कि रिस्पॉन्स कर रहा। रिस्पॉन्स तो होगा ही, पर why the precautions were not taken beforehand? Why the orders of the Supreme Court were not implemented? तो जो है कहीं ना कहीं गलतियां हैं उसके हर बार उत्तराखंड में तो कई बार 2013 के अंदर है, इसी साल के अंदर अभी देखिए 2 महीने पहले तो हुआ 29 जून के लिए, यहाँ पर इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर अजय जंडियाल मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, 30 सेकंड का वक्त, रिस्पॉन्स टाइम अगर कहा जाए आम जनता के लिहाज से तो 0, क्योंकि 30 सेकंड के अंदर पहाड़ से आ रहे बोल्डर्स मौका नहीं देते। यहां पर भी जो मैं तस्वीरों में देख पा रहा हूं भी आपके साथ, मुझे 8 से 10 लोग ऐसे दिखाई पड़े जो पहले तो बचने की कोशिश कर रहे थे, उसके बाद वो धुएं में कहीं खो गए। तो ऐसी हालत में ये एक बड़ा रेस्क्यू मिशन बनने वाला है, क्या आपको ऐसा ही लगता है? बिल्कुल राजीव, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि चंद सेकंडों में वहां पर जो लोग थे, वो बिल्डिंग थी, वो बाजार था, वो मार्केट थी, गांव था, वो तमाम जो है वो तबाह हो गया, सब गायब हो गया, कुछ नहीं बचा वहां पे। बिल्कुल, ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन और खासतौर पे रेस्क्यू टीम्स के लिए, चाहे एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, सेना है, उनके लिए जिंदगियां बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती जो है वो रहने वाला है। क्योंकि जो जानकारी मिल रही है, कई मैट्रिक टन जो मलबा है वो वहां पर बिल्डिंगों के ऊपर, लोगों के ऊपर जो है आ चुका है, और उनमें से लोगों को निकालना, जैसा मैंने पहले कहा कि अगले
कुछ घंटे बड़े ही जो है इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जो लोग वहां मलबे से निकाले गए उनकी जान बचाई जा सकती है, क्योंकि एक समय सीमा है कब तक इंसान मलबे में दबा रह सकता है, और वो भी तब जब ये मलबा पानी वाला हो, क्योंकि पानी के भीतर ऑक्सीजन का अंदर उस मिलना किसी भी तरह से कोई लूप होल नहीं रहा होगा। तो ऐसे में लोगों की जान बचाना बड़ा चुनौती भरा, और खासतौर पे इस पूरे इलाके को देखना। एक चीज राजीव आपको और बता दूं, जो जानकारी ताजा मिली है, धराली जो बिल्कुल जिस जगह पे फ्लड आया है उसके सामने ठीक धराली, अपर धराली जो इलाका पड़ता हाँ। है, वहां उस लोकेशन को जोड़ने के लिए एक ब्रिज था उस रोड से बना हुआ। वो ब्रिज भी माना जा रहा है कि इस मलबे की चपेट में आप आया है। सही तो कह ऐसे रहे हैं, में क्योंकि connectivity मलबा ही बहुत दिख रहा है, बड़ा ब्रिज issue होगा। गायब है। बिल्कुल, तो ऐसे में ये अब लग रहा है कि जो रोड कनेक्टिविटी है उस जगह पर रेस्क्यू टीम्स के पहुंचने के लिए, मशीनरीज को पहुंचाने के लिए ये बहुत बड़ी एक चुनौती होने वाली है, और ये सबसे बड़ी बाधा बनने वाली है इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। वाकई सबसे बड़ी बाधा बनने वाली रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। संजय, वो जो बिल्डिंगें गिरी हैं, जो 3 मंजिला बिल्डिंग इस वक्त मैं तस्वीरों में दिखा रहा हूं, इन बिल्डिंगों के अंदर अगर लोग मौजूद थे, इनके ऊपर वो भारी मलबा आ गया है, जिसकी बात अजय जांडियाल कर रहे थे और ब्रिगेडियर खन्ना भी कर रहे थे। उनको कैसे लोकेट किया जाएगा, क्योंकि वो सबसे अगर ग्राउंड फ्लोर पे कोई है तो वो तो एक बड़े भारी मलबे के अंदर दब चुका होगा। देखिए, एक चीज तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी एक हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे, उत्तराखंड विपरीत परिस्थितियों वाला प्रदेश है, और यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो स्टेप्स बाय स्टेप जो पहाड़ों पे जगह बनी है उसी पे रहते हैं। तो ये जो नदी के किनारे का, प्योर नदी के किनारे का मामला नहीं है, ये ऊपर से पहाड़ टूट के आया है, और पहाड़ के साथ बारिश का जो पानी है वो आया है। तो जो पानी था वो मलबे का रूप लिया है, नदी का पानी तो आप नहीं कह सकते। एक चीज, दूसरी चीज, जो मकान की आप बात करें, 3-3 मंजिल जो मकान है वो होटल के रूप में थे। वहां कितने लोग थे, कितने लोगों की एंट्री थी, अभी उसकी जानकारी इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि सारे दबे हुए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स दबे हुए हैं। अभी तो आप स्थानीय लोगों के अनुसार ही एक अनुमान लगा मैं रहे हैं। फिलहाल आपको रोक कर एक जानकारी दे दूं कि ऐसी तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं जहां सेना के लोगों को निकाल रहे हैं। कम से कम 3 या 4 लोगों को एक आधे मलबे से भरे घर से निकाल लिया है उन्होंने, और ये खबरें आती जाएंगी। संजय, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, तो मेरा यह कहना था कि जिस तरह से वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जो ये बड़े बड़े 3-3 मंजिला बिल्डिंग थे, उन मंजिले बिल्डिंग थे, उस बिल्डिंगों के छत गिरे हुए हैं, उन पे पहले रेस्क्यू चल रहा है, क्योंकि उसमें बचने के थोड़े चांसेस हैं। जो छोटे मकान थे उसमें वो तो पूरा जमींदोज हो गए हैं, उसके ऊपर पूरा मलबा आ गया, पूरा जमीन बन गए हैं। तो जो पहला प्रयास है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे कौन कौन धंसा है, क्योंकि वह बाहर के भी लोग थे, सैलानी थे, तीर्थयात्री थे। तो जो जिस तरह से सेना के जवान और जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ है, एक टुकड़ी इस पे काम कर रही है, तो इसलिए माना जा रहा है कि उन बिल्डिंगों में जो लोगों की जान बची है, या उन बिल्डिंगों में जो लोग हैं उन्हें किसी तरह बचा के निकाला जाए, और जो नीचे धंस गए हैं उनका भी प्रयास किया जाएगा। और सही बात है, रात हो रही है, थोड़ा दिक्कत तो आएगी, लेकिन हमको लगता है कि बचाव कार्य रात को भी जारी रहेगा। जिस तरह से मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं हर पल। अभी भी सचिवालय में जब मैं आपसे बात कर रहा था तो एक मैसेज आया कि वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया है। तो ये माना जा रहा है कि पूरी सरकार मुस्तैद है, न सरकार सोएगी, न जो बचाव और राहत कार्य में न उनको सोने दिया जाएगा। अजय, आप जो बात कह रहे थे लगातार, ये बोल्डर्स के जरिए वो जो ब्रिज जिसकी आप बात कह रहे थे, अपर धराली लोअर धराली, वो तबाह होता हुआ इन तस्वीरों में दिख रहा है। हालांकि इतनी तेज उसके ऊपर पानी आ रहा है कि समझ में नहीं आ पा रहा क्या हो रहा है यहां पर। लेकिन अजय, रेस्क्यू को किस तरीके से लगता है आपको चलाया जाना चाहिए? रामबन में कैसे हुआ था वो आपने देखा हुआ है, और वहां पर भी इसी तरीके से एक बड़ा एरिया पत्थरों से पट गया था। देखिए राजीव, एक चीज बड़ी साफ है कि भारत में जब कभी भी आपदा आई है, तो चाहे वो सेना है, चाहे आईटीबीपी है, चाहे वो आम इंसान है,
वो कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव इमोशंस ऐसे होते हैं कि कोई सो नहीं पाता, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा है, बेशक रात एक वादा हो सकती है, मगर तमाम इंतजाम या कोशिशें की जाएंगी कि जितनी जानें बचाई जा सकें वो बचाई जाएं। वैसा ही यहाँ पे भी देखा गया, क्योंकि हमने रामबन में देखा, हमने लद्दाख में देखा, हमने किश्तवाड़ में देखा, कभी भी यहाँ पर अगर आपदा आई तो इसी तरह से जो है वो काम हुआ। मगर जो कहीं ना कहीं परेशानियां हैं, जो ऑब्स्टेकल्स हैं, उसे भी मानना पड़ेगा। रोड कनेक्टिविटी वहां पे टूटी होगी, ऐसे में बाहर से किसी को वहां पहुंचाना है तो सिर्फ और सिर्फ हेलीकॉप्टर के जरिए वहां पे लोगों को ड्रॉप किया जा सकता है, चाहे एनडीआरएफ है, चाहे वो आईटीबीपी है या सेना के लोग हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है वहां पर जितने ज्यादा हाथ, जितने ज्यादा लोग वहां पहुंचेंगे, वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो बेहतर तरीके से बड़े लेवल पर चलाया जा सकता है, क्योंकि मशीनरी को इतनी जल्दी वहां पहुंचाया नहीं जा सकेगा। तो ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वो यही है कि कैसे रात होने से पहले ज्यादा से ज्यादा रेस्क्यू टीम जो है वो वहां पे पहुंच जाए। और उसके बाद कहीं ना कहीं इस चीज को देखा जाएगा कि जब रेस्क्यू टीम वहां पे पहुंच रही है, जो लोग वहां मौजूद हैं वो रात तक या पूरी रात जो है उस ऑपरेशन को चला सके। सेना के पास, सरकार के पास ऐसे इक्विपमेंट्स रहते हैं जिसके जरिए रात के अंधेरे में भी उसे रोशनी कर वहां पर ऑपरेशन को चलाया जा सकता है। मगर अगर बारिश बंद नहीं हुई तो इस चीज की आशंका भी बनी रहती है कि जो लोग रेस्क्यू में जुटे हैं, अगर कोई और मडस्लाइड आती है, अगर और बादल कहीं फटता है तो उससे नुकसान ना हो जाए। आपको ये भी बता दूं कि धराली में जिस जगह पे क्लाउड बस्ट हुआ है उससे सिर्फ चंद किलोमीटर की दूरी पर हर्षा एक एरिया पड़ता है, वहां पर भी एक क्लाउड बस्ट हुआ है सैन्य कैंप के पास, वहां पर भी इसी उस जगह का नाम, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हर्षिल है। और वो गंगोत्री से पहले एक जगह पड़ती है लंका, लंका से 10 किलोमीटर पहले हर्षिल पड़ता है। और हर्षिल बेहद खूबसूरत जगह है, लेकिन वहां पर भी स्थितियां ऐसे ही है। सही कह रहे हैं आप अजय? बिल्कुल, यही वजह है कि चिंता इस चीज की होती है कि रेस्क्यू टीम जो वहां पे लगी हुई है, अगर कहीं पहाड़ का इलाका है, बारिश हो रही है, बादल लगातार बने हुए हैं और रात के अंधेरे में अगर कहीं क्लाउड बस्ट और हो जाता है और ज्यादा मलबा पानी आ जाता है तो फिर उस रेस्क्यू टीम के लिए भी जान का खतरा होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग वहां पे हैं उनको, जो लीडर्स हैं, जो ऑफिसर्स वहां पे हैं, उनको इस चीज की कॉल लेनी होगी कि पहले लोगों को बचाना तो है, मगर इस चीज का भी ख्याल करना है कि कहीं वो ट्रैप में ना आ जाएं। इसके साथ साथ जो जानकारियां हैं, जो मैंने पहले भी बताया कि लोग जो आसपास के इलाकों में, घरों में अभी बचे हुए हैं, उन लोगों को वहां से मूव करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अब पानी का जो फ्लो आएगा ऊपर से बारिश होने के बाद वो इस मलबे के ढेर के ऊपर से आएगा। तो ऐसे में और लोग जो हैं इससे इफेक्टेड ना हो जाएं, इस चीज का भी ख्याल करना है। लगभग 60 से ज्यादा घर जो हैं वो मलबे में दबे हैं, कई घर जो हैं पूरे तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं, होटल तबाह हो चुके हैं, कई ऐसे हैं जो अभी भी मलबे में दिख रहे हैं, उनकी छत दिख रही है, गाड़ियां मलबे में देखी जा सकती हैं। सेना के लोग, क्योंकि सबसे इनिशियल जो ट्रूप्स वहां पहुंचे थे उनकी तादाद लगभग 100 से 150 थी, मगर वहां पर और रीइंफोर्समेंट को भेजा जा रहा है ताकि वो लोग जो हैं जल्दी रेस्क्यू कर सकें। हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। केंद्र सरकार खासतौर पे इस चीज को लेकर एनडीआरएफ की टीम्स को स्पेशली दिल्ली से जो है वहां पे भेज रही है ताकि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा सके और जो कीमती जानें इस वक्त वहां फंसी हैं उनको बचाया जा सके। मगर फिर मैं कहूंगा कि सबसे बड़ी चुनौती उस इलाके में, अगर इन तस्वीरों में भी देखें तो हेलीकॉप्टर का उठना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पूरा फॉग है ऊपर। वहां पर ड्रॉपिंग करना जो है हेलीकॉप्टर का तभी मुमकिन हो पाएगा जब हेलीकॉप्टर वहां पे पहुंच पाएगा। तो ये तमाम जो चीजें हैं, उन चीजों को देखते हुए सबसे पहली प्राथमिकता जो आसपास के लोग हैं, स्थानीय लोग, जो सेना है, पुलिस है, आईटीबीपी की कंपनीज हैं, उनको वहां पर ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचाया जाएगा जैसे भी हो सके, ताकि जितनी जल्दी हो सके जिन लोगों को बचाया जा सकता हो मलबे से, उनको निकाला जा सके। नहीं, आप एकदम सही कह रहे हैं। यहाँ पर आप जो जानकारियां दे रहे हैं सही कह रहे हैं। मैं संजय आपका रुख करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारे साथी अजय जांड्याल एक डरावनी तस्वीर सामने रख रहे हैं, लेकिन संजय मुझे ये बताइए कि क्या जो अथॉरिटीज हैं वो इस बारे में सोच रही हैं, जैसा अजय कह रहे थे कि हम रेस्क्यू मिशन को पूरी तेजी के साथ चला रहे हों और उधर एक और क्लाउड बस्ट जैसी सिचुएशन पैदा हो रही हो, क्योंकि तब हालात और खराब होंगे। मेट डिपार्टमेंट क्या कह रहा है? देखिए, ये जो क्लाउड बस्ट की बात होती है इसका पूर्वानुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है। बरुड़ावत यहाँ आया था, बरुड़ावत का सबने सुना होगा, पूरा उत्तरकाशी तबाह हो गया था। बरुड़ावत में भी इसी तरह था, पूरा का पूरा पहाड़ नीचे आया था और उत्तरकाशी को उसने ढक लिया था। लेकिन अगर कहीं
अगर कहीं भी इस तरह की घटना दोबारा होती है तो आप मान के चलिए कि इससे बचाना, क्योंकि अभी लोग यहाँ लगे हुए हैं, फिर वहां पे ध्यान जाना मुश्किल होगा। तो इसलिए भगवान से इस समय यही मनाना है कि जब तक बचाव राहत कार्य यहाँ चल रहा है तब तक कोई ऐसी घटना न घटे और जल्दी से जल्दी जितने लोग दबे हैं उन्हें हम किसी भी तरह बाहर निकाल सके और सुरक्षित जगह पे पहुंचा सके। महत्वपूर्ण ये है, चाहे वो सेना हो, चाहे एनडीआरएफ हो, चाहे एसडीआरएफ हो, सबका महत्वपूर्ण काम है कि जो अभी फंसे हुए हैं किसी तरह उन्हें निकाला जाए। अभी कहाँ क्या होना है वो तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन जो बचे हैं उनका निकालना बहुत जरूरी है। अभी जो बचे हैं उनको निकालना बहुत जरूरी है। संजय, ब्रिगेडियर बीके खन्ना, अजय जांड्याल और कामेश्वर, बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये बड़ी खबर यहां पर है, बड़ी त्रासदी है जो